हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर है। ठीक है, आज 10 तारीख है और 7 से 8 दिन का समय बचा है, तो बढ़िया मेहनत करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हिंदी के अंतर्गत व्याकरण और साहित्य दोनों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक कंप्लीट मॉडल पेपर के तहत आज की इस वीडियो में हमने ऑल चैप्टर टेस्ट, ठीक है, ऑल चैप्टर टेस्ट को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत वर्ण, वचन, लिंग, अव्यय, लिपि, क्रिया, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी को कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जिन बच्चों की तैयारी बेहतर नहीं है, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। कम से कम देखिए, ऐसे 10 से 15 प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में जो हूबहू आज के इस मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखना है। और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूं, कोशिश करें कि आप नोट कर लें, क्योंकि देखिए एग्जाम के लिए अभी भी 7 दिन का समय है। उन पॉइंट को यदि आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, और यदि नहीं आप लिख पा रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट जरूर करते चलिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और इसके पहले थोड़ा सा आपको एक काम करना है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी आरओ और एआरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख के जाइएगा। और 100% मैं आपसे 100% एक कंफर्म के साथ में बोलता हूं कि इस आपके मॉडल पेपर से कम आपको 8-10 प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए कमेंट जरूर करते चलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। देखिए, कह रहा है, प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि सिरोरेखा, अर्धवृत्ताकार, सरल रेखा या फिर तिरछी रेखा के रूप में जानते हैं हम। बताइए। तो देखिए, देवनागरी लिपि को सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट जो आपको देवनागरी लिपि से याद रखना है, प्रश्न बनता है भैया कि देवनागरी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है। तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि को लिखने का जो तरीका है वो है बाएं से दाएं लिखा जाता है। और इसकी एक खास बात होती है कि जो भी इसमें शब्द लिखे जाते हैं, जैसे मैं लिखता हूं मदन, तो इन शब्दों के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सिरोरेखा के नाम से जानते हैं। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद दूसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है, प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो आपको याद रखना है कि एक तो देखिए संस्कृत हो गया। ठीक है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। दूसरा जो आपको याद रखना है, हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तीसरा याद रखना है नेपाली हो गया। ठीक है, नेपाली भाषा हो गया। और चौथा याद रखना है आपको, मराठी भाषा भी किसके अंतर्गत लिखी जाती है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद तीसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है, थोड़ा सा समय लूंगा मैं इस प्रश्न में, इसके बाद में फटाफट आगे की ओर बढ़ेंगे और सभी प्रश्नों को देख लेंगे। चलिए देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रश्न पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो याद रखिएगा, किस लिपि से हुआ है भैया? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह भी आपको याद रखना है। ये 3 पॉइंट, इसके बाहर देवनागरी लिपि से एक भी प्रश्न नहीं बनता है। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, प्रश्न देखें, समझ में आ रहे हो तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर इसी सीरीज का। चलिए, कह रहा है, देखिए, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? चलिए देखिए, कह रहा है कि श्याम पेंसिल से लिखता है, इसका मतलब है भैया कि श्याम किसके द्वारा लिख रहा है? पेंसिल के द्वारा लिख रहा है। तो जहां पर भी से का अर्थ के द्वारा के लिए निकले, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, बोल रहा हूं कि यदि से का अर्थ, से विभक्ति का अर्थ यदि के द्वारा के अर्थ में निकलता है, तो वहां पर भैया कौन सा कारक जाता है? करण कारक जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। देखिए, इसके अलावा देखिए, आप कह रहे होंगे सर कि से अपादान की भी विभक्ति होती है, लेकिन बेटा जो से होता है अपादान के से का प्रयोग किया जाता है अलग होने के अर्थ में। ठीक है, किसके लिए? अलग होने के अर्थ में, या बोल सकते हैं कि अलगाव के अर्थ में प्रयोग करते हैं। किसका? अपादान की जो से विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि चिड़िया पेड़ से उड़ गई, मैं बोलता हूं कि हिमालय से गंगा निकलती है, इसका मतलब है कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है। इसका मतलब है कि जो चिड़िया है वो पेड़ से उड़ गई है, पेड़ से अलग हो गई है। मैं बोलता हूं कि मैं घर से दिल्ली जा रहा हूं, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, इसका मतलब है भैया कि मैं क्या कर रहा हूं? घर से दूर हो रहा हूं। तो जहां पर भी अलग
का अर्थ प्रकट हो रहा हो, या फिर बेटा घृणा का अर्थ मिल रहा हो। ठीक है, घृणा भी यदि कहीं पर है, जैसे देखिए घृणा का अर्थ होता है कि मान लीजिए किसी चीज से आपको घृणा है, तो घृणा में क्या होता है कि दूर हटने का प्रयास करते हैं। तो जहां पर भी घृणा का अर्थ हो, ठीक है, घृणा देखने को मिले, इसके अलावा अलग होने का अर्थ में यदि से का प्रयोग किया गया है तो वहां पर होता है अपादान कारक, याद रखेगा। ठीक है, पेंसिल से लिखता है तो पेंसिल के द्वारा लिख रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूं अपने हाथ से लिखता हूं, मैं बोलता हूं कि राम ने रावण को तीर से मारा है, किसके द्वारा मारा है भैया, तो तीर के द्वारा मारा है। तो जहां पर भी के द्वारा का अर्थ से विभक्ति के लिए निकले वहां पर होता है बेटा करण कारक। चलिए इसी क्रम में तीसरा प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, चलिए इसका कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है। भैया अपभ्रंश से माना जाता है हिंदी का विकास। ठीक है, याद रखिएगा, किसका पूछा जाता है कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो सर आप कहेंगे कि किससे हुआ है, अर्धमागधी से, सॉरी किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अब जो अपभ्रंश भाषा है भैया वो 3 प्रकार से बटी हुई है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो होती है शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा होता है अर्धमागधी अपभ्रंश, और तीसरा जो प्रकार होता है भैया मागधी अपभ्रंश होती है। ठीक है, तो बुंदेली भाषा हो गई, ठीक है, बुंदेली भाषा हो गई, और कौरवी, जिसको हम क्या बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, किसको, कौरवी को जानते हैं। ठीक है, तो बुंदेली भाषा हो गई और खड़ी बोली हो गई, ये दोनों भाषाएं किसमें भैया, शौरसेनी अपभ्रंश में लिखी जाती हैं। किसमें, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके अलावा कौरवी भी। ठीक है, भोजपुरी की बात कर लेते हैं, तो भैया जो भोजपुरी है वो किसमें आती है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किसके, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसके अलावा देखिए बघेली हो गई, ठीक है, अवधी हो गई, और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी आपको नोट कर लेना है ये पॉइंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, ये तीनों भाषाएं, ये तीनों बोली किसके अंतर्गत आती हैं भैया, अर्धमागधी अपभ्रंश से ही निकली हुई हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश से ही इनका विकास हुआ है। तो ऑप्शन सी के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है, चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में। चौथा प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, कह रहा है कि लड़ाई में मारा गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य। बेटा इतना आप याद रखिएगा कि वाच्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 100% गारंटी के साथ में बोलता हूं कि याद रखिएगा, इस वाच्य से आपके एग्जाम में एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। तो वाच्य आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, तो समझ लीजिएगा कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में। चलिए देखिए, वाच्य की बात करते हैं, तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। वाच्य होता क्या है भैया, कहने का एक तरीका होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। यदि भैया कर्ता क्या है, मालिक बना हुआ है, और क्रिया क्या है, मजदूर गुलाम बनी हुई है, तो वहां पर जो वाच्य होता है क्या होता है भैया, कर्तवाच्य होता है। कैसे समझिएगा, कर्ता क्या है, मालिक बना हुआ, कैसे, यदि भैया क्रिया कर्ता का कहा मान रही है, क्रिया कर्ता का कहा मान रही है, कहने का मतलब यदि क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है तो वहां पर जो वाच्य होता है कौन सा होता है, कर्तवाच्य होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। कह रहा कि वह लड़ाई में मारा गया। देखिए कह रहा कि वह लड़ाई में मारा गया, मैं बोलता कि सीता लड़ाई में मारी गई। अब देखिए भैया, जो क्रिया है मारी गई वो किसका अनुसरण कर रही है, सीता का। ठीक है, मैं बोलता कि राम लड़ाई में मारा गया, तो राम से क्या होता, मारा गया, सीता से क्या हो गया भाई, मारी गई। तो याद रखेगा इस समय जो वाच्य होगा कौन सा हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। जो आपका कर्ता है वो है जो मतलब क्रिया है किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता का अनुसरण कर रही है। समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, भाववाच्य क्या होता है भैया, जहां पर भाव प्रधान होता है, जहां पर भाव प्रधान होता है, बोल सकते हैं कि क्रिया प्रधान होती है, वहां पर जो वाच्य होता है वो कौन सा होता है, भाववाच्य होता है। जैसे देखिए उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने, समझिएगा इसको। ठीक है, उदाहरण है, मैं बोलता हूं कि उससे चला नहीं जाता, मैं बोलता हूं कि मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं बोलता हूं कि उससे लिखा नहीं जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि बेटा भाव यहां पर प्रकट हो रहा है। समझिएगा कैसे, जैसे मैं बोलता हूं किसी के कूल्हे में इंजेक्शन लगा है, और मैं बोलता हूं कि भैया राम से बैठा नहीं जाता है, राम से बैठा नहीं जाता, क्यों, क्योंकि उसके कूल्हे में इंजेक्शन लगा है। ठीक है, तो समझिएगा कि यहां पर क्या है, एक भाव प्रकट हो रहा है। मैं बोलता हूं कि उससे चला नहीं जाता, क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि उसका पैर दुख रहा है, पैर में दर्द है, इसलिए उससे क्या है, चला नहीं जाता है। तो समझिएगा जहां पर भाव प्रधान हो, जहां पर भाव प्रकट हो रहा हो, वहां पर जो वाच्य होता है कौन सा होता है, भाववाच्य होता है। समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, कर्मवाच्य क्या होता है, जहां पर क्रिया
कर्म का कहा मान रही हो, ठीक है, किसका मान रही हो, कर्म का कहा मान रही हो, तो वहां पर जो वाच्य होता है कर्मवाच्य होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं सीता के द्वारा चाय पी जा रही है, सीता के द्वारा, ठीक है, के द्वारा चाय पी जा रही है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको यदि देखना नहीं आ रहा है कि इसमें कर्मवाच्य या कर्तावाच्य है, तो याद रखिएगा यदि कर्ता के वाच्य में से या के द्वारा लगा हो और कर्म का यदि अनुसरण कर रही है क्रिया, कर्म का कहा मान रही है क्रिया, तो वहां पर जो वाच्य होगा कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको वाच्य नहीं समझ में आए हैं तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा वाच्य से संबंधित, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइएगा। जिस भी बच्चे को किसी भी टॉपिक से संबंधित, ठीक है, प्रॉब्लम जा रही है, तो अभी भी 7 दिन बचा है बेटा, 7 दिन अभी आपके पास हैं, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि आपका कोई टॉपिक कमजोर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि कलम का सिपाही क्या है, बताइएगा। कलम का सिपाही एक रचना है, बताना है आपको कि क्या है, एक आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है। तो आपको यहां पर 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, और दूसरा जो यहां पर रचना है वो है कलम का मजदूर। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए देखिए, कलम का सिपाही क्या है भैया, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर दोनों ही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। क्या है भैया, मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जीवनी है, और जीवनी आखिर होती क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है, यहां पर याद रखना है कि जो कलम का सिपाही और कलम का मजदूर दोनों के लेखक अलग अलग हैं, ठीक है। जीवनी तो मुंशी प्रेमचंद जी की ही है, ठीक है, लेकिन इनके जो लेखक हैं, कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, और कलम के मजदूर के लेखक हैं मदन गोपाल। इतना यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए जीवनी क्या होती है, जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का वर्णन करना है, ठीक है। आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा यदि स्वयं के जीवन के बारे में यदि कोई लेखक लिख रहा है तो वो क्या हो जाएगी, आत्मकथा। दूसरे के जीवन का वर्णन किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी जीवनी है भैया, मुंशी प्रेमचंद की है। कलम का मजदूर किसके द्वारा, मदन गोपाल के द्वारा, और अमृत राय के द्वारा क्या लिखा गया है, कलम का सिपाही। चलिए अगला प्रश्न, बालू और सरसों शब्द हैं, बताइएगा, ठीक है। देखिए बालू और सरसों, जहां पर भी आपको लिंग, एक वचन, बहुवचन, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण समझना हो तो इसके लिए सबसे अच्छी मैं ट्रिक आपको बता भी चुका हूं। चलिए फिर से सुन लीजिएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि क्या करना है, आपको वाक्य प्रयोग करना है। क्या करना है, वाक्य प्रयोग सबसे अच्छा तरीका है बेटा, 1 मिनट में, और प्रश्न गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। 1 मिनट में आप आंसर निकाल के रख दोगे। कैसे, मैं बोलता हूं कि बालू बिखर गई, बालू बिखर गई, सरसों कट गई, सरसों कट गई, या सरसों गिर गई। अपने आप ही आ गया भैया कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो सीधा सीधा आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। चलिए स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि एक वचन शब्द का चयन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बताइए एक वचन शब्द कौन सा है। तो देखिए वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, कैसे, वाक्य प्रयोग करिए और सीधा आंसर दीजिएगा इसका। देखिए होश उड़ गए, हस्ताक्षर किए जाते हैं बेटा, किए जाते हैं, अनेक, ठीक है, अनेक आदमी हैं, ठीक है। हर एक क्या हो जाएगा यहां पर, हमारा एक वचन हो जाएगा, ठीक है। जो हर एक है वो नित्य बहुवचनांत शब्द हैं। ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नित्य एक वचनांत, और जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नित्य बहुवचनांत शब्द बोलते हैं। अब आपको कौन कौन से एक वचन के अंतर्गत शब्द याद रखने हैं ये भी देख लीजिएगा। जैसे देखिए हर एक हो गया, प्रत्येक भी क्या है, हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। बारिश कहते हैं ना, बारिश आई, ठीक है, पुलिस भाग गई या पुलिस आ गई, ठीक है, इसको भी याद रखना है। भीड़ भाग गई, भीड़ लगी है, ये कैसे है भैया,
हमेशा एक वचन में शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जल कैसा है भैया, नित्य एक वचनांत शब्द है, ठीक है। चलिए होश कैसा, हस्ताक्षर अनेक। इसके अलावा रोम, वाल, ठीक है, दर्शन किए जाते हैं, ठीक है, ये कैसे शब्द हैं भैया, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। चलिए फटाफट प्रश्नों को करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बेताल पचीसी पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। देखिए जहां पर भी भैया समुदाय, ठीक है, समुदाय बोल सकते हैं ग्रुप, समुदाय ग्रुप, ठीक है, यदि समूह का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, तो वहां पर जो विशेषण होता है कौन सा होता है भैया, समुदाय वाचक विशेषण होता है। जैसे बेताल पचीसी, मैं बोलता हूं कि 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, मैं बोलता हूं कि 50 लड़कियां, 50 लड़कियां, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 50 लड़कियां। बेताल पचीसी, एक नहीं भैया 50 चीजों को यहां पर बात की जा रही है, तो एक ग्रुप का बोध हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, वहां पर कौन सा विशेषण होगा, ठीक है, समुदायवाचक विशेषण होगा। जैसे मैं बोलता हूं चारों पांव, चारों पांव, चारों पांव, ठीक है, मैं बोलता हूं कि 8 लड़कियां, ठीक है, 8 दर्जन केले, तो भैया एक ग्रुप का बोध होता है, जहां पर ग्रुप का बोध होता है वहां पर समुदायवाचक विशेषण। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द। देखिए मनोहर क्या होता है भैया, सुंदर, ठीक है, कौन कौन से पर्यायवाची हैं, सुंदर, सुहावना, ठीक है, सुहावना भी है, ठीक है। इसके अलावा ललाम, मंजुल, ये किसके पर्यायवाची हैं, रमणीक, ठीक है, रमणीक किसके हैं भैया, मनोहर के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चलिए अशुद्ध वाक्य बताना है। चलिए कह रहा है तुम वापस जाओ, ये भी सही है भैया, सप्रमाण उत्तर दीजिए, कोई कमी नहीं है, ठीक है, यह कैसे संभव है। लेकिन देखिए कह रहा कि सारे देश में यह बात फैल गई। भैया देश में ही फैल गई तो सारे देश का क्या मतलब है भैया, देश कोई एक आदमी थोड़ी ना है, पूरा एक ग्रुप है, पूरा एक समुदाय है, पूरा एक समष्टि है, ठीक है, तो सारे देश का क्या मतलब है, देश में ही फैल गई है, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहां पर सारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। देखिए कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है भैया, केशव दास को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को किसने कहा है, तो याद रखेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको, केशव दास को क्या कहा है, कठिन काव्य का प्रेत। केशव दास की एक आपको रचना याद रखनी है, कौन सी है, रामचंद्र का, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, रामचंद्र का, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। चलिए कौन सा है भैया, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कला शिखर, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा देखिए साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, भारतीय साहित्य की बात की जा रही है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान पुरस्कार भी, ठीक है, साहित्य के लिए दिया जाता है। तीसरा आपको याद रखना है यहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, ठीक है, यदि प्रश्न पूछता है कि सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, याद रखेगा माखनलाल चतुर्वेदी को, हिम तरंगिणी के लिए मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यदि पूछता है तो हिंदी के लिए तो दिया गया था चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है, यह भी आपको याद रखना किसको दिया गया था, पंत जी को, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला हिंदी के लिए किसको दिया गया था, सुमित्रानंदन पंत जी को, चिदम्बरा रचना के लिए, चिदम्बरा के लिए, इंपोर्टेंट है। चलिए ठीक है, इसके अलावा यदि पूछता है कि साहित्य के लिए किसको दिया गया था, तो पहला पुरस्कार तो दिया गया था जयशंकर कुरूप को, लेकिन यदि पूछता है कि हिंदी साहित्य के लिए किसको दिया गया था, तो सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्तियों में अलंकार पहचाने। भैया जहां पर भी सा मिले, सम मिले, सरिस मिले, ठीक है, सा सम सरिस, यदि इस प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं तो वहां पर जो अलंकार होगा कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जहां पर भी देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, जहां पर भी अत्यधिक समानता के कारण किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में क्या है भैया, तुलना कराई जा रही हो,
ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। इसको आपको याद रखना। पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है भैया? पुनरुक्ति अलंकार होता है, सीधा आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, पुनः उक्ति। ठीक है, जहां पर कोई बात, ठीक है, कोई शब्द यदि दो या दो से अधिक बार आ रहा है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे समझिएगा, जैसे देखिए मैं बोलता हूं मधुर मधुर नैन तुम्हारे, तो मधुर मधुर, देखिए मधुर मधुर, यदि कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है, जैसे देखिए मधुर कितने बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? फिर पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण, यदि कोई व्यंजन वर्ण बार बार आ रहा है, ठीक है, बार बार आवृत्ति हो रही है, जैसे रघुपति राजा और राजा राम, ठीक है, चारुचंद की चंचल किरणें, ठीक है, तो चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, श्लेष अलंकार भैया, एक के साथ में सलमान खान के साथ में 10 लोग इधर उधर चिपके रहते हैं, वही आपका क्या है? श्लेष अलंकार है। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है देखिए जिसका दमन ना किया जा सके, उसके लिए आपको शब्द बताना है यहां पर एक। चलिए, कृतज्ञ क्या होता है? उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला। ठीक है, क्या होता है? कृतज्ञ। अदम्य, अदम्य होता है जिसका दमन ना किया जा सके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दम्य क्या होता है? जिसका दमन किया जा सके। दामनी, दामनी का अर्थ होता है कि जो आकाश में जो बिजली गिरती है ना, ठीक है, गिरती है ना बिजली, उसी को क्या बोलते हैं? हम दामनी बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि विद्युत। ठीक है, दामनी का अर्थ क्या होता है? विद्युत होता है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मां ने पिताजी से सामान मंगवाया। ठीक है, यहां क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? सोना। ठीक है, वह सोता है। ठीक है, वह चलता है। ठीक है, ठीक है, रोता है। ठीक है, ये कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, आज्ञार्थक, जहां पर आज्ञा का भूत हो। द्विकर्मक क्रिया, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं मिलती हैं तो वहां पर कौन सी होती है? द्विकर्मक क्रिया। भैया जो प्रेरणार्थक क्रिया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? पहले तो आप वेरी इंपोर्टेंट लगाइएगा इस प्रश्न को, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब समझिएगा यहां पर होती क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? देखिए जहां पर क्या है, कर्ता स्वयं काम ना करके, ठीक है, कर्ता क्या है भैया? स्वयं काम ना कर रहा हो, किसी दूसरे को काम के लिए प्रेरित कर रहा हो, वहां पर जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कर्ता कौन है भैया? मां है यहां पर, पिताजी। ठीक है, दूसरा यहां पर बोल सकते हैं कर्ता। ठीक है, तो देखिए मां ने किसको? पिताजी के लिए सामान के लिए भेजा है, तो देखिए कर्ता खुद नहीं कर रहा है काम, दूसरे के लिए काम के लिए कह रहा है। तो जहां पर भी दूसरे के लिए काम के लिए प्रेरित किया जा रहा हो या काम करने के लिए कहा जा रहा हो, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे देखिए यदि आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो जहां पर भी वाता है, वाती है, वाते हैं, ठीक है, वाते हैं, यदि इस प्रकार के शब्द आपको क्रिया के साथ में लगे हुए दिखाई देते हैं तो वहां पर सीधा आप कौन सी क्रिया लगाइएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? ठीक है, कौन सा वर्णिक छंद है? चलिए देखिए ऐसे छंद जिनके वर्णों के आधार पर हम देखते हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्णिक छंद बोलते हैं। तो दोहा, दोहा भैया आपका एक मात्रिक छंद है। कैसा मात्रिक छंद है? जिसमें 4 चरण और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा किसको बोला जाता है? सोरठा को बोला जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चौपाई, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सवैया, सवैया भैया यही आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सवैया की बात करते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, और वर्ण की बात करते हैं, वर्णों के आधार पर गणना करते हैं तो 22 से 26 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? सवैया वर्ण में, सॉरी सवैया छंद में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रोला, 4 चरण, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, तो ये कौन सा हो जाएगा भैया? रोला हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? चलिए बताइएगा कमेंट करके। देखिए यहां पर आपको याद रखना है या, वा, रा और ला। ठीक है, देखिए अब या, वा, रा, ला क्या हम इनको क्या बोलते हैं भैया? अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए या और वा दोनों को क्या बोले जाते हैं? दोनों को क्या बोलते हैं हम? संघर्षहीन व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनमें क्या होता है भैया कि गले से जो भी वायु निकलती है और बिना मुंह में कहीं टकराए सीधे बाहर चली जाती है, उनको क्या बोलते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? 2 हैं, या और वा, इसको भी आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जो या और वा है इनको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर भी बोलते हैं, अर्धस्वर भी बोला जाता है। जैसे देखिए मैं बोलता हूं आई, ठीक है,
आई कैसा लिखते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं, ई के जगह प्रयोग भी कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अर्ध व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए रा की बात करते हैं। तो ये कैसा है भैया, प्रकंपीय लुंठित व्यंजन बोला जाता है इसको। क्यों, समझिएगा। देखिए प्रकंपीय लुंठित वर्ण आखिर होता क्या है। देखिए जब भी क्या होता है, किसी वर्ण को उच्चारण करने में हमारे गले में कंपन पैदा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकंपीय लुंठित बोलते हैं। तो रा कैसा है आपका, प्रकंपीय लुंठित है। ला वर्ण कैसा है, ला वर्ण आपका कैसा है भैया, पार्श्विक वर्ण है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे समझिएगा, ला वर्ण को जब भी हम उच्चारित करते हैं तो जीभ हमारे क्या है, तालू से टकराती है और पार्श्व से, बगल से क्या होती है, वायु जो भी गले से आती है वो बगल से निकल जाती है, इसलिए ला को क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उच्छित व्यंजन, उच्छित व्यंजन होते हैं रा और ढा होते हैं। ठीक है, ढा, ये दो व्यंजन कैसे होते हैं, उच्छित व्यंजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द बताइएगा। देखिए विपिन क्या होता है, कानन, वन, ठीक है, जंगल, अरण्य। ठीक है, ये किसके होते हैं भैया, अरे जंगल के पर्यायवाची होते हैं, वन के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर जो आपको याद रखना है, अनल। ठीक है, अनिल और अनिल दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। अनिल जो होता है भैया, अनिल किसका होता है, वायु का पर्यायवाची होता है। अनिल किसका होता है, अनल होता है अग्नि का या आग का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। चलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए तरीका जो बताया था वो लगाइएगा। क्या तरीका बताया था, वाक्य प्रयोग करिएगा। ठीक है, देखिए अपने आप ही समझ में आ जाएगा बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा। देखिए आपको जो प्रवेश की भाषा है उन पर मत जाइएगा। बिल्ली को क्या बोल देते हैं भैया, बिल्ला बोल देते हैं। भैया बिल्ला नहीं होता है, बिल्ली का जो पुल्लिंग होता है क्या होता है, बिलाव होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, ब्राह्मी से। तो देखिए मैंने आपको बताया था, पहला ही हमारा प्रश्न था किसकी हुई है भैया, देवनागरी लिपि किससे उत्पन्न हुई है, ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ठीक है, खरोष्टी लिपि, जो देवनागरी लिपि थी मैंने बताया था कि भैया वाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे, वाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है, दाएं लिखा जाता है, जैसे मैं आपको सामने लिख रहा हूं। ठीक है, इस तरफ से तो नहीं लिख रहा, कैसे लिख रहा, ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो जो आपका तरीका है लिखने का देवनागरी लिपि का कैसा है, बाएं से दाएं। लेकिन जो खरोष्टी होती है कैसे लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखा जाता है। कैथी लिपि, कैथी लिपि में भैया जो बिहारी, ठीक है, बिहारी जो बोली है, बिहारी जो भाषाएं हैं वो किस लिपि में लिखी जाती थी, कैथी लिपि में लिखी जाती थी। लेकिन वर्तमान में याद रखेगा जो भोजपुरी है वो किस में लिखी जा रही है आजकल, भोजपुरी किस में लिखी जा रही है भैया, देवनागरी के अंतर्गत लिखी जा रही है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कैथी मत लगाइएगा, कैथी पहले लिखी जाती थी। इसके अलावा देखिए इसी प्रकार से कोंकणी भी पहले, लेकिन अब कोंकणी किस में लिखी जाने लगी है, देवनागरी के अंतर्गत लिखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पथ का साथी, मेरा परिवार और संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है, अमृतलाल नागर। ठीक है, तो देखिए अमृतलाल नागर की कौन सी रचना है, मानस का हंस, मानस का हंस। ठीक है, किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृतलाल नागर की। और प्रश्न पूछता है कि ये जीवनी किसकी है, तो याद रखिएगा किसकी जीवनी है, तुलसीदास जी की है, तुलसीदास जी की है। ठीक है, दूसरा महादेवी वर्मा की यामा हो गई, नीरजा निहार रश्मि पथ के साथी, मेरा परिवार संस्मरण, ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ में हमारा सही आंसर जाएगा। महादेवी वर्मा से बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखिए पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा किसके लिए, यामा के लिए दिया गया है, यह आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए आपका जो 2018 का जो प्रीवियस ईयर का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार से एक प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यामा के लिए मिला है किसको, महादेवी वर्मा को। चलिए प्रश्न बनता है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए, हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, हिम तरंगिणी रचना के लिए मिला था किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, अशोक के फूल और कोटज। ठीक है, अशोक के फूल और कोटज, ये दो रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है देखिए इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो रमेश, रमेश का क्या होता है भैया, रमा धन ईश होता है। ठीक है,
इसमें क्या दिया गया है, राम दिया गया है, यही हमारा गलत हो जाएगा, गलत मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रमा, रमा का आ और ईस का ई दोनों के मेल से क्या बनता है भैया, ए बनता है, ठीक है। तो ए, ठीक है, जिसमें एक मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं भैया, गुण संधि हो जाएगी। नागेश में भी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है, सुरेश में भी गुण हो जाएगी और महेश में भी गुण हो जाएगी। बोलते हैं ना कि एक मात्रा तो गुण और दो मात्रा तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि। चलिए अगला प्रश्न, पंचवटी निम्नलिखित में से कह रहा है कि पंचवटी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। पुरस्कार याद रखिएगा, पुरस्कार किसकी है, कहानी जयशंकर प्रसाद की। इसके अलावा आंधी, ठीक है, कामायनी, ये रचनाएं किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है पंचवटी, ठीक है। इसके अलावा भारत भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत भारती, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि किसको कहते हैं भैया, तो राष्ट्र कवि की संज्ञा किसको दी गई थी, मैथिली शरण गुप्त को। किसने दी थी, महात्मा गांधी ने, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी रचना, ठीक है, उर्वशी, ठीक है। यह भी आपको याद रखना, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। महादेवी वर्मा के बारे में हमने बात वैसे ही कर ली है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक तो करेला, पूरा कीजिएगा इस लोकोक्ति को। कह रहा है कि दूजा भांग चढ़ा पेड़ भला, और कह रहा है कि दूजा नीम चढ़ा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि भैया पहले से ही तू इतना कड़वा है और इसके बाद में नीम पर चढ़ा जो और कड़वी है, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि लोकोक्ति का अर्थ क्या निकलता है इसका, कहता है कि भैया एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, अर्थात कि एक तो पहले से ही किसी व्यक्ति में अवगुण है, ठीक है, और वो फिर भी दूसरा अवगुण भी सीख रहा है। जैसे समझ लीजिएगा कि कोई बच्चा है, ठीक है, दारू पी रहा है, अभी तो दारू पीता था, अब क्या है, जुआ खेलना भी सीख गया है। तो एक तो करेला, ठीक है, और दूजा क्या है, नीम चढ़ा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग बिचारी, और बाज पराए पानी परितु पच्छिनु न मारी, ठीक है। कह रहा उपरोक्त पंक्ति में अलंकार बताइएगा। देखिए तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अन्योक्ति। सीधा नाम से ही समझ में आ रहा, अन्न धन उक्ति। भैया सीधा कान ना पकड़ना, हाथ घुमा करके उल्टे हाथ से कान पकड़ना, समझ रहे हैं ना। कहीं पर यदि कोई बात सीधी सीधी नहीं कही जा रही है, घुमा फिरा कर बात कही जा रही है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार। चलिए मैं आपको किताबी भाषा में भी थोड़ा सा बता दूं, समझ में ना आया हो तो, ठीक है। देखिए जहां पर क्या है भैया, किसी उक्ति के माध्यम से कोई अन्य बात कही जाए। उक्ति का मतलब कोई कथन कह सकते हैं, कोई बात कही जाए, या बोल सकते हैं कि जहां पर किसी बात के माध्यम से किसी दूसरी बात को कही जाए, तो वहां पर जो अलंकार होता है कैसे होता है भैया, अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। घुमा फिरा कर कान पकड़ना, बोलते हैं ना डबल मीनिंग वाले यार आप वर्ड बोलते रहते हैं, ठीक है। तो वही क्या है आपका, एक अन्योक्ति है, ठीक है। देखिए तो अन्योक्ति कैसे पहचानना, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अलंकार आपका बहुत काम आएगा यहां पर, ठीक है। जो ट्रिक बता रहा हूं अलंकार से संबंधित, क्या है ट्रिक अन्योक्ति अलंकार के लिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। यदि ना मिलता है और नहीं, यदि ना और नहीं की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर समझ लीजिए कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है। जैसे देखिए, ना श्रम वृथा देखी विहंग बिचारी, और बाज पराए पानी परितु पच्छिनु ना मारी। दो बार ना वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। तो कौन सा यहां पर अलंकार होगा, अन्योक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहां पर क्या विशेषता बताई जा रही है। चलिए सीधा बता रहा हूं भैया, मैं बोलता हूं कि आगरा के पेठे बहुत मीठे होते हैं, बताइएगा। जगह चेंज होगी, ठीक है, हुई ना जगह चेंज। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है भैया, स्थान, किसकी विशेषता बताई जा रही है भैया, स्थान की विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार में उप का क्या अर्थ होता है। चलिए देखिए, कह रहा ऊपर बादल समीप तोलना। देखिए उप धनमा, उपमा, ठीक है। देखिए उपमा का भैया क्या होता है समझिएगा, यहां पर उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार होता है कि जहां पर अत्यधिक समानता के कारण दो वस्तुओं के मध्य में तुलना की जा रही हो, इसका मतलब है समानता के कारण मतलब समीप, ठीक है। तो उप का अर्थ क्या निकलता है, समीप, ठीक है। और मा का अर्थ होता है तौलना, ठीक है, माप, समझ रहे हैं ना, माप का क्या होता है, माप या तौलना, नापना, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यही
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें भैया। सर्वभक्षी, सवर्भक्षी और सर्वभक्षी। डी, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रा की रकार किसके ऊपर आएगी? वा के ऊपर आएगी, सर्वभक्षी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में आ आता है क्या बोलते हैं भैया? तो जिन शब्दों के अंत में आता है, ठीक है, आ आता है, मैं बोलता हूं ई आता है, ऊ आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा आ आता है। ठीक है, देखिए शब्द के अंत में यदि बड़ी ई आती है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ईकारांत। ठीक है, बड़ा आता है तो आकारांत, छोटी ई आती है तो इकारांत, छोटा ऊ आता है तो उकारांत। ठीक है, उकारांत। ठीक है, मतलब आ अंत। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो अकारांत, ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं भैया? तो देखिए किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर, ठीक है, जैसे देखिए का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या, ठीक है, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना, ठीक है, पाफा बाभा मा। ठीक है, तो ये 5वें अक्षर हैं वर्ग के। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं जो आपके वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो 5वां व्यंजन होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग के 5वां अक्षर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ठीक है, अस्पष्टता कैसे लिखते हैं भैया? तो अस्पष्टता कैसे लिखते हैं? आधा सा होता है प्रा, ठीक है, और सा आधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संगम में संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का देखिए सम धन गम। ठीक है, देखिए मां, जब भी मां के साथ में कोई स्पर्श से व्यंजन आता है तो मां का क्या हो जाता है भैया? अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है मां। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए संधि यदि पूछता है कि भैया कौन सा संधि है, तो देखिए कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि क्या होती है? जब भी किसी व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन आता है, ठीक, तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो देखिए त्यागपत्र और परख दोनों उपन्यास आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्यागपत्र और परख दोनों किसके हैं? जयनंद के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फणीश्वर नाथ रेणु की एक रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैला आंचल और प्रति कथा। ठीक है, प्रति कथा। अज्ञे से जो प्रश्न पूछा जाता है पहले तो नाम से ही पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है इनका पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे है। ठीक है, सॉरी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे है। ठीक है, अज्ञे के द्वारा तार सप्तक प्रश्न पूछा जाता है, तार सप्तक किसको द्वारा चलाया गया था? किसकी रचना है? ठीक है, इसके अलावा नदी के द्वीप हो गए। ठीक है, शेखर एक जीवनी होगी, किसकी रचना है भैया? अज्ञे की रचना है। मुंशी प्रेमचंद, दो बैलों की जोड़ी, मंगलसूत्र, ठीक है, करबला, ठीक है, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद की। बहुत बार प्रश्न ले चुका हूं प्रेमचंद से। ठीक है, चलिए देखिए यदि आपकी रचनाएं कंप्लीट नहीं है तो वीडियो रचनाओं से संबंधित मैंने डाल दिया है। ठीक है, आप जाइएगा, नाम है चैनल का एजुकेशन विद एन के। ठीक है, सर्च करिएगा चैनल का नाम, आप देख सकते हैं पूरा एक रचनाओं से संबंधित जितनी आपकी रचनाएं हैं एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट वीडियो डाला है उससे संबंधित। चलिए, किलक करे किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती बारूं, पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए जहां पर भी छोटे बच्चों की वेशभूषा देखकर, ठीक है, उनके वेशभूषा देख करके जहां पर भी मन में आनंद का भाव उत्पन्न होता है या उनकी क्रीड़ा देखकर, उनका खेल कूद देखकर मन में यदि आनंद की अनुभूति होती है तो वहां पर जो अलंकार होता है कौन सा होता है? वत्सल होता है। ठीक है, कौन सा होता है? वत्सल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी बताइएगा। ठीक है, भास्कर, द्वारका, कृषांगणी, यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है? कृषांगी होता है। कृषांगी, कृषांगी का मतलब होता है जो दुबले पतले शरीर वाली लड़कियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कृषांगी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का एक अशुद्ध रूप बताना है। कौन सा अशुद्ध है भैया? सेठ का तत्सम श्रेष्ठी, ये भी सही है। टकसाल का टंकसाला, ये भी सही है भैया। सुई का सूची, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सुई का क्या है? सूची नहीं होता है, क्या होता है? छोटी ची होती है। ठीक है, जो सूची लिखा है, सूची का मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, एक कोई क्रम से चीज लिखी हुई है,
लेकिन जो सुई होती है इसका जो मतलब तत्सम होता है, क्या होता है भैया, छोटी ची होती है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा गया है। चलिए, कंठहल का क्या होता है, कंठफल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म बताइएगा। प्राची, प्राची का मतलब होता है पूर्व, ठीक है। तो प्रतीची क्या होगा भैया, पश्चिम, तो ये भी सही है विलोम की दृष्टि, ठीक है। समास, समास का मैंने अर्थ आपको बताया ही है, क्या होता है, संक्षेप। व्यास का क्या होगा भैया, तो विस्तार, ठीक है, संक्षेप होता है, ठीक है। मर्सरण, मर्सरण का क्या होता है, चिकना, या बोल सकते हैं मुलायम, ठीक है। तो रुक्ष का क्या होता है, रुक्ष का होता है, देखिए जब चिकना है तो चिकना का क्या होगा, खुरदरा भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं रूखाफंड, कड़ा, ठीक है, रुक्ष का, ठीक है। अनग, अनग का होता है अघ, क्या होता है, अघ होता है। अनग का मतलब होता है पवित्र, पुण्य, ठीक है। और अघ का क्या मतलब निकलता है, अघ का मतलब होता है अपवित्र, पापी, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना है आपको, ठीक है, कि आज का ये वीडियो कैसा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। अभी भी 7 दिन है, यदि ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों के पास में, जिन बच्चों का कमजोर है बेटा, उनका भी यदि भला हो जाए, आपके माता पिता की तरह उन बच्चों के भी माता पिता की ख्वाहिश है कि उनका बच्चा भी कुछ करे जीवन में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेरा हेल्प करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यदि उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भगवान भला करेगा, ठीक है। चलिए, और देखिए, यदि अभी आपने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। प्रतिदिन देखिए करंट अफेयर, जीके, यूपी जीके से संबंधित और हिंदी से संबंधित हमारे चैनल पर प्रतिदिन यूपी पुलिस के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो प्रतिदिन आप वीडियो को ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।